रागिनी अपने पति और 5 साल की बेटी के साथ एक छोटे से गांव साजनपुर रहती है। साजनपुर गांव वैसे तो बहुत सुंदर और खुशहाल गांव था, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वैसे ही गांव में पानी की कमी होने लगती है। हे राम, इस गर्मी ने तो आज मार ही डाला। क्या हुआ जी? अब रागिनी क्या ही बताऊं, तुम तो जानती हो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इस बार की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सुनने में आया है कि आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। वैसे ही हमारे गांव में गर्मी के मौसम में नदियों और कुओं का पानी सूखने लगता है। अगर गर्मी और बढ़ गई तो गांव में तो पीने लायक भी पानी नहीं बचेगा। पता नहीं क्या होगा। गर्मी की वजह से पूरा का पूरा गांव ही परेशान होता है। इतनी गर्मी में सबको मजबूरन गर्म पानी ही पीना पड़ता था। जी सुनिए, मैं प्रिया के साथ अपनी सहेली स्वरा के घर जा रही हूँ। बहुत समय हो गया है उससे मिले हुए। ठीक है, आराम से जाना। रागिनी अपनी बेटी प्रिया को लेकर अपनी सहेली स्वरा के घर जाती है। स्वरा और रागिनी बचपन की सहेलियां होती हैं। सहेलियां होने के बावजूद भी स्वरा रागिनी से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। जहां रागिनी सबकी मदद करने वाली होती है, वहीं स्वरा कंजूस होती है। अरे रागिनी, इतने समय के बाद कहाँ थी तुम इतने दिनों से? कहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है। इतनी गर्मी में तो कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता। बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा, तू इतने दिनों के बाद आई है, बता क्या पिएगी? कुछ नहीं, बस पानी पिला दे। स्वरा अपने किचन में जाती है और अपने फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर रागिनी और उसकी बेटी को देती है, जिसे पीकर, अरे इतना ठंडा पानी, आज से पहले मैंने इतना ठंडा पानी नहीं पिया। मम्मी, पानी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी तुम कहाँ से लेकर आई हो? हमें तो कहीं पर भी इतना ठंडा पानी नहीं मिला। इतनी गर्मी में तो मटके का पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन ये इतना ठंडा कैसे है? ये मटके का पानी नहीं है, बल्कि फ्रिज का है। क्या? फ्रिज? लेकिन ये फ्रिज क्या होता है? इसके अंदर हम गर्मी में पानी को ठंडा कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। इतना कहकर स्वरा रागिनी को अपने किचन में फ्रिज दिखाने के लिए ले जाती है, जिसे देखकर रागिनी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं भी सोच रही हूँ कि फ्रिज ले लेती हूँ, फिर हम रोज ठंडा पानी पिया करेंगे। क्या तुम फ्रिज लोगी? तुम जानती भी हो इसकी कीमत क्या है? कितने का है ये? ये पूरे 25,000 का है। क्या? 25,000? ये तो बहुत महंगा है। तभी तो बोला कि तुम इसे नहीं खरीद सकती। स्वरा की बात सुनकर रागिनी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन रागिनी ये जानती है कि स्वरा गलत नहीं कह रही है। रागिनी अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है, जिसे सुनकर, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इतने सारे पैसे तो हमारे पास है नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, फिलहाल तो मैंने प्रिया को दवाई दे दी है, लेकिन आप ठंडे पानी की पट्टी इसके सिर पर रखिएगा। बुखार बहुत तेज है और अभी प्रिया बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इसको हाई पावर की दवाई नहीं दी है। ठंडे पानी की सिकाई से इसे काफी आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। इस तड़कती भड़कती गर्मी में हम ठंडा पानी कहाँ से लाएंगे? रागिनी, तुम्हारी सहेली है ना स्वरा, तुम उसके घर से ठंडा पानी ले आओ। ध्रुव के इतना कहते ही रागिनी अपनी सहेली के घर ठंडा पानी लेने के लिए चली जाती है। अरे रागिनी, तुम यहाँ, वो भी इस समय? क्या करूँ स्वरा, प्रिया की तबीयत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर ने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहा है, और तू तो जानती है ना कि कितनी गर्मी है, कहीं पर भी ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। तेरे घर में तो फ्रिज है ना, तो उसमें से मुझे ठंडा पानी दे दे। लगता है ये ठंडा पानी पीने के लिए अपनी बेटी की झूठी तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। मैं तो इसे एक बूंद भी ठंडा पानी ना दूं। अरे यार, तू भी अब आई है। ठंडा पानी तो सारा का सारा खत्म हो गया। अब पानी को दोबारा ठंडा होने में टाइम लगेगा। क्या? सारा ठंडा पानी खत्म हो गया? अब मेरी बच्ची का क्या होगा? इतना कहकर रागिनी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। स्वरा, तुमने रागिनी से झूठ क्यों बोला कि पानी खत्म हो गया है? पानी तो है। तुम चुप रहो जी। अगर आज मैं इसे पानी दे देती तो ये हर रोज हमारे घर ठंडा पानी मांगने आती। और वैसे भी मैं जानती हूँ ये झूठ कह रही है। ये अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का बहाना करके ठंडा पानी लेने आई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रागिनी की बेटी की तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आता और अब धीरे धीरे गांव में सबको पता चल जाता है कि स्वरा के घर में फ्रिज है, जिससे वो ठंडा पानी आता है। सभी गांव वाले ठंडे पानी की आस में स्वरा के घर में जाते हैं, लेकिन स्वरा सबको कोई ना कोई बहाना करके पानी देने से मना कर देती है। अरे मैंने सुना है आपके घर में पानी को ठंडा करने वाली मशीन है, जिसमें से ठंडा पानी आता है। अरे भैया, क्या मुझे ठंडा पानी पीने को मिलेगा?
भाई साहब, पानी तो मैं आपको दे देती, लेकिन कमबख्त ये लाइट ही चली गई। अब लाइट ही नहीं आ रही तो पानी कैसे ठंडा होगा। स्वरा के इस कंजूस पने की वजह से वो किसी की भी मदद नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि अचानक से एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से गांव की बिजली कट जाती है और बिजली कट जाने से स्वरा का फ्रिज, एसी कुछ भी काम नहीं करता। कितनी गर्मी है, मैं तो मर ही जाऊंगी। इतनी गर्मी में ना तो खाने को एसी की ठंडी हवा है और ना ही पीने को फ्रिज का ठंडा पानी है। क्या हुआ स्वरा, तुम्हारी हालत इतनी कैसे खराब हो रही है? आपको तो पता है ना कि मुझे गर्मी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इतना कहते ही गर्मी की वजह से स्वरा बेहोश हो जाती है। स्वरा क्या हुआ तुम्हें? अब मैं क्या करूं? अब तो डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं। इतना कहकर डॉक्टर रागिनी की बेटी को देखने के लिए चला जाता है। प्रिया की हालत तो वैसी ही है। मैंने आपको इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहा था ना। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना, गांव में कहीं पर भी ठंडा पानी नहीं है, तो मैं कहां से ठंडा पानी लाती। जी, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। इस गर्मी की वजह से तो स्वरा की भी तबीयत खराब हो गई है। स्वरा की तबीयत खराब होने का सुनकर रागिनी फौरन उसके पास चली जाती है। तुम ठीक हो ना? मेरी तो सिर्फ कुछ ही देर में गर्मी की वजह से इतनी हालत खराब हो गई, और ये बेचारे गांव वाले न जाने कैसे इतनी गर्मी में रहते हैं और गर्म पानी पीते हैं। स्वरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो गांव में हर किसी को ठंडा पानी दिया करती थी। ठंडे पानी की वजह से रागिनी की बेटी की तबीयत भी सही हो जाती है और अब गांव में किसी को भी ठंडे पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता है। दोनों काम चोरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों को तो बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। अरे काम से इतना बचकर क्या ही करोगी? क्या तुम्हें घर की ये हालत दिखाई नहीं देती? माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? हम घर की सारी साफ सफाई करते तो हैं। माँ जी, मैंने सुबह ही तो पूरे घर की साफ सफाई की थी, लेकिन आप कह रही हो कि ये गंदा है। आपको ये कहाँ से गंदा दिख रहा है? बस बस बस, बहुत हुआ। मेरे साथ बहस करने की सोचना भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जो कहा है उसे चुपचाप करो। दोनों बहू सर हिलाकर उसे हाँ कर देती हैं, जिसके बाद शकुंतला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेखा और अनु दोनों मिलकर घर की दोबारा से ही साफ सफाई करती हैं और साफ सफाई करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, जब देखो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार करती रहती है। अरे इनकी 3 अंग्रेजन बहू भी तो हैं, उन्हें हमारी सास क्यों कुछ नहीं कहती है? कहा तो तुमने बिल्कुल सही है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या हम दोनों उनके मुकाबले हैं? एक तो हम दोनों की काली कलूटी सूरत है और ऊपर से हम गरीब परिवार से हैं और दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई हैं। हमारी तीनों देवरानियां दहेज में दुनिया भर का सामान लेकर आई हैं, लेकिन हम इस घर की बड़ी बहू हैं। माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। अरे क्या फायदा ऐसे रोने से? देखो, हमारा इस घर के अलावा और कोई गुजारा नहीं है। हम कहीं नहीं जा सकते, हमें अपनी सास को बर्दाश्त करना ही होगा। ऐसा कहकर वो चुपचाप दोनों बड़ी बहू घर के सारे काम करती रहती हैं। वहीं उन दोनों की तीनों अंग्रेजन जेठानी अपने अपने कमरों में आराम कर रही होती हैं। तभी शकुंतला आवाज लगाकर अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को बुलाती है। अरे अलीना, सोफिया, मैडी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। शकुंतला के बुलाने पर अपनी तीनों अंग्रेजन बहू उसके कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ सासू माँ, आपने हमें क्यों बुलाया है? हम तीनों आराम से अपने कमरों में आराम कर रही थी, आपने हमारा आराम खराब कर दिया। आप कुछ बोलोगी भी? हाँ हाँ, बताइए ना सासू माँ, क्यों बुलाया है आपने हमें यहाँ? तीनों को एक एक पॉली बैग देती है और वो कहती है, आज बनारसी साड़ी वाले के पास गई थी, वहाँ मुझे ये 3 साड़ियाँ पसंद आई तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ले लो। वैसे भी तुम इन छोटे छोटे कपड़ों में घर के अंदर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। आजकल बाहर वाले मुझे कुछ ज्यादा ही ताने कसने लगे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि आपके कहने पर मैं और ये दोनों भी ये साड़ी पहने? इसका मतलब आप हमारे पहनावे पर रोक टोक करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है बहू, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सभी को लगे कि मेरी अंग्रेजन बहू बहुत सुंदर और समझदार और संस्कारी भी है। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो तीनों खुश हो जाती हैं और साड़ी लेकर अपने कमरों में चली जाती हैं। जिसके बाद शकुंतला रसोई में जाती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं के लिए फ्रिज के अंदर से फल निकाल कर काटना शुरू कर देती है। मेरी प्यारी प्यारी सुंदर बहुओं को मेरे हाथ की फ्रूट चाट बहुत पसंद आएगी। मैं उनके लिए बनाकर उन्हें देकर आती हूँ। पता नहीं उन्होंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। शकुंतला फटाफट चाट बनाती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को दे देती है। ऐसे ही वो हर थोड़ी देर में अपनी तीनों बहुओं के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती है।
लेकिन इस बात का उसकी तीनों अंग्रेजन बहू फायदा उठाने लगती हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे सिर में तो बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ और मुझे तो चक्कर भी आ रही हैं। लगता है हमारे खून में फास्ट फूड खाने की कमी हो रही है। माँ जी, आप हमारी खून की कमी पूरी कर दोगी? तुम तीनों कहना क्या चाहती हो? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप हमारे लिए बाहर से कुछ मंगवा दीजिए ताकि हमारे खून में ये हो रही कमी खत्म हो जाए। मेरी प्यारी बहुओं को बाहर के खाने की इच्छा हो रही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। शकुंतला अपना फोन उठाती है और जोमेटो से मोमोज, चाउमीन और चिली पटेटो ऑर्डर कर देती है। देखते ही देखते एक के बाद एक ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। जैसे पहले डोमिनोज पिज्जा आता है, उसके बाद चिली पटेटो आते हैं और उसके बाद मोमोज आ जाते हैं। वाह क्या बात है माँ जी, बहुत स्वादिष्ट है, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। हाँ हाँ सासू मॉम, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर आनंद आ रहा है। लगता है अब हमारे खून में फास्ट फूड की कमी धीरे धीरे कम होने लगी। पेट भर कर सारा फास्ट फूड खाने के बाद वो तीनों अपने कमरे में जाने लगती हैं। आज तो हम तीनों ने मिलकर सासू माँ का उल्लू बना दिया। बस अब तो ऐसे ही चलता रहे, मजा आ जाएगा। देखते ही देखते ऐसा चलता रहता है। शकुंतला अपनी दोनों काली बहुओं से घर का काम करवाती है, उन्हें नौकरों की तरह रखती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी अंग्रेजन बहुओं को रानी बनाकर रखती है, जिसके चलते उसकी तीनों अंग्रेजन बहू बैठे बैठे खाने से बहुत मोटी और भद्दी हो जाती हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग शकुंतला से कहते हैं, हे भगवान, जितनी मेरी दो बहुओं के अंदर वजन है उतना वजन तो तेरी एक बहू के अंदर होगा। अरे ऐसे क्या खिलाती है अपनी बहुओं को जो तूने बिल्कुल सांड जैसी फुला रखी है? अरे कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी बहुओं को प्यार देती हूँ। शकुंतला बहन, इतना प्यार भी नहीं रहना चाहिए कि बहू घर ही घर में खा खा कर सांड हो जाए। और तुम्हें देखो जरा कितनी पतली दुबली हो रही हो। शकुंतला चुपचाप बाहर की औरतों की बातें सुनकर अपने घर पर लौट आती है, जहाँ उसकी तीनों अंग्रेजन बहू खाकर मोटी हो रही थी। वहीं उनकी जुबान भी ज्यादा निकलने लगी थी। शकुंतला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, देखो बहू, तुम तीनों खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो कि अब तो गांव के सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा ताने देने लगे हैं। मुझे लगता है कि तुम तीनों को घर के कुछ काम करने चाहिए जिससे तुम्हारा मोटापा कम होना शुरू हो जाए। भला ये कैसे मजाक कर रही हो माँ जी? हम और इस घर में काम करेंगे? अरे भूल गई हो क्या, इतना सारा दहेज लेकर आए थे हम इस घर में। मुझे तो लगता है कि आप हमें इस घर में नौकरानी बनाना चाहती हो। आपको हमारे मोटापे से नहीं बल्कि हमारे इस घर में रहने से ही दिक्कत है। काम करते हैं हम तीनों यहाँ से चले जाते हैं, साथ में अपना दहेज लाया हुआ भी ले जाएंगे। ये सुनते ही शकुंतला चुप रह जाती है और कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ अत्याचार किया और इन निठल्ली और कामचोर बहुओं को सर पर बिठा कर रखा, सिर्फ एक इसी वजह से क्योंकि ये खूब सारा दहेज लेकर आई। ये मैंने अच्छा नहीं किया। ये सब रेखा और अनु सुन लेती हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी सास के पास आती हैं और कहती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है माँ जी, अगर आप चाहोगी तो। हाँ हाँ, हमारे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अनु और रेखा दोनों ही शकुंतला को उसके कान में एक बहुत अच्छा प्लान बताती हैं, जिसके बाद अगले ही दिन शकुंतला तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद अनु और रेखा दोनों घर के काम में काम चोरी करने लगती हैं, जैसे बीमारी का बहाना लगाकर कमरे से बाहर न निकलना और कोई भी काम न करना। जब से माँ जी गई हैं, दोनों ने तो कोई भी काम को हाथ नहीं लगाया। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। हे गॉड, जरा देखो तो सही कितना गंदा हो रहा है हमारा घर, लेकिन वो दोनों तो बीमार हैं। अब हमें ही घर का सारा काम करना होगा। सोफिया, मैडी और अलीना तीनों मिलकर घर का काम और खाना बना लेती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो घर के काम करते करते पहले की तरह पतली और फिट एंड फाइन हो जाती हैं। ये कुछ दिनों में ही मैंने घर के कुछ काम करने से ही अपना वजन कम कर लिया और अब देखो मैं तरोताज़ा महसूस करती हूँ। यही तो हमारी सास हमें सिखाया करती थी, लेकिन हमने उनकी एक नहीं सीखी। पता नहीं माँ जी कब आएंगी। हमने अपनी जेठानियों के साथ भी अच्छा नहीं किया। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। सबसे पहले वो अपनी जेठानियों से माफी मांगती हैं और जब शकुंतला तीर्थ यात्रा से वापस आ जाती है तो उससे भी माफी मांगती हैं।
उसके बाद से वो सभी एक साथ एक घर में